तो हाउ टू प्रिवेंट योर सेलिंग प्रिविलेजेस बीइंग रिमूव्ड, ठीक है। तो इसमें क्विक सेलर टिप्स है टू प्रिवेंट सस्पेंशन, कि कौन कौन से चीजें हैं जिनको हम यूज करते हैं, उन टिप्स पे चलते हुए इस चीज को रोक सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो सस्पेंशन की तरफ जाए और उसको हम रोक सकें, ठीक है। सबसे पहले है आस्क Amazon टू पुट एन एनोटेशन ऑन योर अकाउंट टू स्टेट दैट द ASIN वाजंट काउंटरफियर, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये है कि Amazon को हमने ये कहना है कि आप हमारा ASIN जो है उसको ब्लैक लिस्ट ना करें, ठीक है। उसको उसके हवाले से ये ना कहें कि हमारा जो है वो ASIN जो है उसमें कोई इशू है, ठीक है। तो हाँ, प्रोडक्ट के हवाले से हम उससे बात कर सकते हैं, या उसमें प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ थी है जो भी, ये वो हमसे बात कर सकते हैं। यू शुड चेक योर Amazon रिपोर्ट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब इसमें जो चीज है वो ये है कि डेली बेसिस पे Amazon की रिपोर्ट्स जो है वो चेक की जाए, ठीक है। जो भी Amazon की रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे इन्वेंट्री वगैरह की और रिटर्न्स की, रिफंड की वगैरह वगैरह, ये सारी जो है वो हम चेक करें डेली बेसिस पे। कीप अ क्लोज आई ऑन योर रिटर्न्स, impersi what your customers are saying about your order defect rate and negative feedback reports too, ठीक है। अपनी नजर जो है अपने रिटर्न्स पर रखें। अब जब रिपोर्ट्स चेक करेंगे रेगुलर बेसिस पे तो आपको पता चलेगा जो आपके रिटर्न्स आ रहे हैं उसमें कस्टमर जो हैं वो क्या कह रहे हैं आपके ऑर्डर, डिफेक्टिव ऑर्डर के हवाले से या नेगेटिव फीडबैक के हवाले से इन्हीं रिपोर्ट्स में। ऑल्सो कीप एन आई ऑन A to Z क्लेम एंड योर मैसेजिंग, और इस चीज का भी ध्यान रखें कि A to Z क्लेम तो कोई नहीं कर रहा, कि क्या कोई ऐसा ऑर्डर है जिसमें ये हो सके कि अगर आप कस्टमर से बात कर रहे हैं और उसके क्लेम्स को ना माने तो वो A to Z क्लेम की तरफ चला जाए, ठीक है। और ऑब्वियसली आप अपनी मैसेजिंग पर भी जो है वो नजर रखेंगे कि क्या आपके पास कोई ऐसा मैसेज तो नहीं आ रहा जिसको आपने रिप्लाई करना है। तो विद इन 22 आवर्स का जो टाइम होता है जिसमें आपने जो है वो इसको करना होता है रिप्लाई। पे अटेंशन टू शिपिंग, ensuring you ship on time and your goods are properly packaged, ठीक है। आपने अपनी शिपिंग पर जो है वो ध्यान देना है, ये इस चीज को ध्यान देना है कि आपके आइटम जो हैं वो ऑन टाइम जो है वो शिप हो, ठीक है। कि अपनी तरफ से आप उनको अच्छे से पैक और शिप कर दें, ठीक है। और एंड योर गुड्स आर प्रॉपर्ली पैकेज, और ऑब्वियसली अच्छे तरीके से वो पैक हो। लॉस्ट और लेट डिलीवरीज कैन हर्ट योर अकाउंट एंड बाय बॉक्स परसेंटेज। अगर कोई अब ये FBA वालों के लिए है ऑब्वियसली, कि FBA वालों के साथ अगर ऐसा होता है तो अगर आपका पैकेज गुम हो जाता है या आपकी डिलीवरी लेट हो जाती है तो इसका नुकसान आपके अकाउंट पर होगा। और साथ ही साथ अगर आप बाय बॉक्स की जो है वो लड़ाई में लगे हुए हैं, जंग में लगे हुए हैं, तो बाय बॉक्स की परसेंटेज जो है वो भी इससे मुतासिर होगी। Amazon increasingly values customers, Amazon जो है वो अपने कस्टमर्स को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। चेक योर शिपिंग, रिटर्न्स एंड रिफंड पॉलिसीज टू हेल्प मेंटेन एक्सीलेंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल। तो ऑब्वियसली जब Amazon अपने कस्टमर्स को बहुत ज्यादा वैल्यू देगा तो इस हिसाब से हमें अपनी शिपिंग को, अपने रिटर्न को, रिफंड पॉलिसीज को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना होगा। और साथ ही साथ ये भी चेक करना होगा क्या हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा है या नहीं है। अपने उस कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल को भी एक्सीलेंट रखना होगा। इन केस सपोज अगर आप किसी कस्टमर को लेट जो है वो ऑर्डर जाता है, या जो है उसने जो चीज मांगी थी वो उसको नहीं मिली थी, तो आप अपनी तरफ से उसको कोई गिफ्ट कूपन में आप दे दें उसको, ताकि वो कूल माइंड हो सके, ठीक है। तो उसको कंपनसेट करें किसी ना किसी तरीके से। आप उसको कोई कूपन गिफ्ट दे सकते हैं, कोई डील उसको दे सकते हैं, कोई भी इस तरह। आप उसको ये कह सकते हैं कि अगर आप नेक्स्ट परचेज करेंगे तो आप बाय वन करेंगे तो मैं आपको उसके साथ एक और जो है वो चीज आपको फ्री दे दूंगा। तो मतलब इस तरह की जो है वो चीजें हम कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए ये करते हैं, ठीक है। बजाय इसके कि हम सस्पेंशन के सारे मामलात में जाएं, हम $2-4 $5 खर्च करके कस्टमर को सेटिस्फाई करना बेहतर है हमारे लिए। रिमेंबर अनहैप्पी कस्टमर्स इक्वल ट्रबल, और इस चीज को यकीन करें कि अगर आपका कस्टमर अनहैप्पी है तो इसका मतलब है कि नुकसान है। वहां के कस्टमर यहाँ की तरह नहीं होते, वो मतलब इस हवाले से सिंसियर होते हैं, ठीक है। वो आपको गलत कमेंट कभी नहीं करेंगे,
ठीक है, मतलब होते भी हैं ऐसे कि जो आपको गलत करना चाहें, लेकिन मैं ओरिजिनल कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ जो डे टू डे अमेजोन पर शॉपिंग करते हैं, तो वो आपको बिल्कुल सही जो है वो आपकी चीज बताते हैं कि आपने कहाँ पे गड़बड़ की और कहाँ आपसे कहाँ गड़बड़ हुई। ठीक है। दूसरी है डाउनलोड द Amazon सेलर ऐप एंड्रॉयड या एप्पल टू हेल्प यू रिस्पॉन्ड टू मैसेजेस क्विकर। कि Amazon की एक सेलर सेंट्रल की ऐप मौजूद है, एंड्रॉयड पर भी है और एप्पल स्टोर पर भी मौजूद है, और ये जो है इसको डाउनलोड करना जरूरी है, ताकि अगर आप एज ए वीए किसी के मैसेजेस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या एज ए सेलर जो है वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उनके पास ये ऐप होना लाजमी है, ताकि वो अपने मोबाइल के थ्रू जो है वो मैसेजिंग का रिप्लाई कर सकें। पे अटेंशन टू लिस्टिंग्स। ठीक है, और इससे जो है वो आप अपनी लिस्टिंग्स पर भी अटेंशन दे सकते हैं। ऑब्वियसली जब आपके पास सेलर सेंट्रल की ऐप होगी तो आपको वहां पे सब कुछ वो नजर आ रहा होगा जैसे आप एक कंप्यूटर पर यूज कर रहे हैं। इंश्योर यू लेबल न्यू प्रोडक्ट्स एज न्यू एंड यूज प्रोडक्ट्स एज यूज्ड। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको अपने जो प्रोडक्ट लेबल हैं उनको भी लेबल करना पड़ेगा, ताकि आपको ये पता चल सके इन्वेंट्री में और ऑब्वियसली लिस्टिंग में भी कि अगर आप कोई एक नया प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसको न्यू करके ही बेचें, और अगर यूज्ड प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसको यूज करके बेचें। किसी यूज प्रोडक्ट को न्यू प्रोडक्ट कहकर आप नहीं बेच सकते, क्योंकि जब वो प्रोडक्ट, बाजुकात ऐसा भी होता है कि एक प्रोडक्ट जो है वो डिस्पैच हुआ, कस्टमर ने उसको रिटर्न कर दिया किसी वजह से, लेकिन अब वो जो रिटर्न आया है वो अपनी असल हालत में नहीं है, अपनी न्यू हालत में नहीं है। ठीक है, तो उसको अगर अगेन आप एक न्यू करके सेल करेंगे तो वो भी इशू आपके लिए बन सकता है कि अब उसमें कोई स्क्रैचेस हो या कलर कोई फेड हो या कुछ भी ऐसा मामला हो, तो भी जो आपका बायर होगा वो इस पे आपके लिए मसला जो है वो क्रिएट कर सकेगा। एग्जामिन योर आइटम्स केयरफुली टू कंफर्म यू चूज द करेक्ट कंडीशन कैटेगरी। और अपने आइटम की कंडीशन को आपने अच्छे तरीके से देखना है कि क्या आपके पास जो आइटम है वो सही हालत में है, न्यू हालत में है या यूज में है। जो भी उसकी हालत है उसी कैटेगरी में उसको फॉल करना चाहिए। इफ यू आर सेलिंग यूज्ड आइटम्स, चेक क्लोजली टू इंश्योर देयर आर नो मिसिंग पार्ट्स। अगर आप कोई यूज आइटम सेल कर रहे हैं तो, और आपने जो भी चीज मेंशन की है, आप ये चीज भी देखें कि उसकी सही हालत, उसके जो भी पार्ट्स हैं वो मौजूद होने चाहिए, वरना जो है वो काम खराब हो जाएगा। एक मिनट वेट कीजिएगा। ओके, तो इसके बाद आ जाता है रीड योर लिस्टिंग टू चेक फॉर एनी पोटेंशियल फ्लैग। कि आपको अपनी लिस्टिंग्स को भी चेक करना चाहिए। ठीक है, कि क्या उसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी वजह से जो आपका अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया जाए। डोंट सेल जेनेरिक प्रोडक्ट्स एज प्राइवेट लेबल। आप कभी भी कोई जेनेरिक प्रोडक्ट जो पहले से ही किसकी प्रॉपर्टी है, किसी का लेबल है, उसको आप अपना प्राइवेट लेबल कहकर सेल ना करें। आप कभी भी सेल ना करें। If you are selling private label, tell your customers and Amazon what makes your product different to similar products on the marketplace. अगर आप एक प्राइवेट लेबल से चीज सेल कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको अपने कस्टमर्स को और Amazon को ऑब्वियसली अपने लेबल के हवाले से, अपने ब्रांड के हवाले से जो है वो बताना पड़ता है कि आप किस तरह जो है वो आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से डिफरेंट। अगर उसी तरह का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो तो दैट इज नॉट अ प्राइवेट लेबल। ठीक है, वो आपका अपना लेबल ना हुआ। तो जब भी प्राइवेट लेबल आइटम होता है, उस प्राइवेट लेबल आइटम को हम अपने नाम से, अपने ब्रांड से बनवाते हैं, उसके ऊपर अपना ब्रांड का नाम जो है वो लिखवाते हैं। टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, मेक श्योर योर्स आर बोथ एक्यूरेट एंड ऑनेस्ट। और इसके अलावा अगर हमारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, अगर हमारा एक प्रोडक्ट है, उसके कोई भी फीचर्स हैं, उसके कोई भी फायदे हैं जो डे टू डे यूज होने हैं, और वो उसको हमने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हमने कोई ऐसी चीज नहीं बतानी जो हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड ना हो। अगर ऐसा होता है
और कस्टमर उसको परचेज करता है और कस्टमर को वो उस तरह की चीज नहीं मिलती जो उसने पढ़ी थी, तो वो कह देगा कि ये रॉन्ग आइटम है, ठीक है, या इसमें जो चीज बताई गई है उस तरह का ये आइटम नहीं है, वो उस काम में नहीं आ रहा। तो इस चीज को मेक श्योर करना है आपने सिंसियरिटी से, ना सिर्फ अपनी सेल बढ़ाने के लिए कुछ भी लिख देना, जैसे दराज पे होता है तो सेल बढ़ाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं लेकिन असल में वो होता नहीं है, तो इस चीज से इग्नोर करना है। अच्छा, फोर्थ है FBA sellers should close and archive old listings. Merchant fulfill sellers should delete them. अच्छा, अब अगर FBA sellers है तो उनके लिए जो है वो अगर ऐसे कोई लिस्टिंग्स हैं जो आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं, Amazon के पास उनका स्टॉक मौजूद नहीं है FBA में, तो उनको चाहिए कि वो उसको अर्काइव कर दें। अर्काइव का मतलब ये होता है कि उसको हमने एक जगह पे स्टोर कर देना, ठीक है, कि ये अभी जो है वो डीलिस्ट हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। और मर्चेंट फुलफिल के लिए ये है कि वो उनको डिलीट कर दे अगर वो उस प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे, ठीक है, या उसको डीएक्टिवेट कर दे। स्विच टू FBA or at least consider switching any problematic ASINs to FBA. This will also help you deal with e-commerce fraud. अब अगर कोई ऐसी लिस्टिंग है जिसमें आपको रोजमर्रा कोई ना कोई इशू आ रहा है, कोशिश करें कि उसको FBA में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, ताकि आप जो है वो डिफरेंट इश्यूज से जो है वो बच सके। रिटर्न्स एंड रिफंड्स आर पार्ट ऑफ द सेलिंग गेम। रिटर्न और रिफंड ये दोनों चीजें जो है बेचना सेलिंग गेम के ऑब्वियसली ये हिस्सा है। अगर आप कुछ बेचते हैं तो हो सकता है 100 में से 2 आइटम रिटर्न रिफंड आते होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर बंदा जो है वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो, कुछ ना कुछ जो है वो अनसेटिस्फाई भी होते हैं कि उनकी नीड्स के मुताबिक वो प्रोडक्ट नहीं होता या उनको ठीक से मिल नहीं पाता वो प्रोडक्ट, या हमसे ही गलती हो जाती है, हम कोई और वेरिएंट का प्रोडक्ट जो है वो उनको डिस्पैच कर देते हैं। तो कोई भी रीजन हो सकती है जिसकी वजह से रिटर्न हो जाए या रिफंड हो जाए। सो द बायर हैज द पावर ऑन Amazon. So for an easy life, sometimes it's better to just accept return or issue the refund even if it means you are out of pocket, ठीक है। तो बायर के पास ऑब्वियसली ये पावर होती है कि वो इस रिटर्न को या रिफंड को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। मतलब अगर कोई कस्टमर ये Amazon को कहता है कि मैं ये आइटम रिटर्न करना चाहता हूं, तो सबसे पहले हमारे पास ये इसका एक मैसेज आएगा कि फलां कस्टमर, उसका ऑर्डर नंबर ये है, उसकी ऑर्डर आईडी ये है, उसका ये ऑर्डर था, उसने इस प्रोडक्ट को रिटर्न का कहा है और वो कहता है कि मुझे इसका रिफंड दिया जाए, ठीक है। तो बाजुकात ये भी होता है कि अगर कस्टमर हक पे नहीं भी है, ठीक है, मतलब चेंज ऑफ माइंड, एक Amazon ने कस्टमर को 1 महीने तक का ये टाइम दिया है कि वो चेंज ऑफ माइंड की वजह से भी अपना प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। तो इमेजिन, ठीक है, तो फिर भी जो है वो हमें बाजुकात उन चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उनको रिफंड इशू करना पड़ता है, ताकि एक तो ये है कि आपको सेलर प्रिविलेजेस बंद हो गई तो फिर तो आप बिल्कुल ही आउट ऑफ पॉकेट हो जाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है। Look at the bigger picture and don't let a few customers damage your seller feedback rating. And if you do issue a refund, why not ask for positive feedback in return, ठीक है। तो अगर आपको एक बड़ी तस्वीर देखने की जरूरत है, एक बड़ा जो है वो नजारा देखने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि कुछ कस्टमर्स जो है वो आपकी फीडबैक गलत देकर आपकी इमेज को जो है वो डैमेज करें। और बाकी देखें, कुछ फीडबैक्स भी अगर आपको गलत आ जाती हैं, तो कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो जो अच्छी फीडबैक नहीं, बुरी फीडबैक देखकर भाग जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बुरी के साथ साथ अच्छी भी देखते हैं और इस चीज पर अमल भी करते हैं। तो क्या है कि इशू करें, अगर रिफंड इशू कर रहे हैं, सेलर फीडबैक गलत आया है किसी वजह से, तो आप रिफंड इशू करें। आइटम उसी के पास है, उसको रिफंड भी दे दिया, ठीक है, उसके साथ वो ये भी कहें कि वो अपना फीडबैक जो है वो उसको पॉजिटिव करे। अगर वो नहीं करता तो आप Amazon से कह सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक रिमूव के लिए कि आइटम कस्टमर के पास ही, हमने उसको रिफंड भी दे दिया, हमारा आइटम उसके पास ठीक तरीके से नहीं पहुंचा था, ये जो भी इशू था, हमने फिर भी उसको रिफंड भी दे दिया और आइटम भी उसको दे दिया, ठीक है। तो आप Amazon को कह सकते हैं, तो Amazon इस चीज में भी हेल्प करता है कि वो आपका फीडबैक जो है वो पॉजिटिव करवा सके या नेगेटिव फीडबैक को रिमूव कर सके। Beware when buying cheap goods from liquidators, eBay or AliExpress to flag on Amazon. तो हमें इस चीज से भी जो है वो ध्यान रखना होता है कि जब हम कुछ सस्ती चीजें परचेज कर रहे होते हैं ऐसी जगह पर जहां पे लिक्विडेशन हो रही है प्रोडक्ट की लिक्विडेशन, स्टॉक की लिक्विडेशन तब होती है जब कोई वाफर मिकदार में किसी प्रोडक्ट को, किसी स्टॉक को सेल किया जाता है। वो ऑनलाइन हो सकता है, वो ऑफलाइन हो सकता है,
या ईबे पे कोई अगर चीप प्रोडक्ट ले रहे हैं या अली एक्सप्रेस पे कोई चीप प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो इसका भी ध्यान रखें कि क्या वो अमेजोन पर ठीक तरीके से बिक सकती है या नहीं बिक सकती, क्या वो डैमेज तो नहीं है, क्या वो ऐसी आइटम तो नहीं है जिसमें कि वो अपनी असल कंडीशन में नहीं है। सो इन सम केसेस दिस कुड लीड टू एन इंक्रीज नंबर ऑफ काउंटरफिएट क्लेम्स, ठीक है, एंड अमेजोन डजंट टेक काइंडली टू सेलर्स हु रिसीव टू मेनी ऑफ दीज। तो इन केसेस में क्या है कि अगर इस तरह के हम प्रोडक्ट ले लिया हमने, हमें सस्ता मिला, हम लालच में, प्रॉफिट की लालच में हमने उसको ले लिया, हम उसको बेचने जा रहे हैं बाजू का ऐसा भी होता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो रिपेयर्ड होते हैं या उनमें कोई रद्दो बदल करके उनको चेंज किया जाता है, तो इस तरह के काउंटरफीट क्लेम जो है वो भी हमारे पास जो है वो आ सकते हैं। तो अमेजोन इस हवाले से जो है वो इसको अच्छे तरीके से नहीं लेता, इसको बहुत बुरे तरीके से लेता है, और वो बहुत ज्यादा जो है वो, अगर आपको इस तरह के कोई क्लेम्स रिसीव हो रहे हैं तो 1 मिनट वेट कीजिएगा। सॉरी, मुझे कॉल आ गया था, मैंने वो रिसीव किया। ओके, सो डोंट सेल काउंटरफियर गुड्स। अगर हमें पता है कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं जो रिपेयर्ड है, जिसमें कोई गलत है, दिखाया कुछ और जा रहा है, बेचा कुछ और जा रहा है, ठीक है, कि पिक्चर उसकी कुछ और लगी हुई है, क्वालिटी में वो पिक्चर्स में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में वो उस तरह का है नहीं जिस तरह का पिक्चर्स में या वीडियोस में दिखाया गया है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो हमने नहीं बेचने। इट्स नॉट वर्थ द रिस्क इवन इफ यू मेक अ क्विक बक एट द स्टार्ट। तो ये उस चीज के वर्थ नहीं है इसकी, भले ही आपने जो है एक अच्छा प्रॉफिट स्टार्ट में क्यों ना कमा लिया हो, लेकिन बाद में जाके ये आपके अकाउंट की सस्पेंशन का सबब बन सकता है। हाउ टू अपील अगेंस्ट योर सस्पेंशन। अब आप किस तरह, आपको कोई सस्पेंशन आ जाता है, किस तरह जो है वो आप एक अपील जो है वो कर सकते हैं अपनी सस्पेंशन के अगेंस्ट। If Amazon suspend your account despite your best effort, conduct a thorough investigation across all of your account, paying close attention to any ASINs with previous policy warnings. तो अगर ऐसा कोई सस्पेंशन आ जाता है, आपने बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ना कोई सस्पेंशन आ गया, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने अपने अकाउंट को एक इन्वेस्टिगेट करना है, थॉरली उसको चेक करना है कि कहाँ पे गलती है, ठीक है। आप खुद चेक कर सकते हैं एज ए वीए अगर आपको क्लाइंट कहता है तो, ठीक है, या क्लाइंट भी इस चीज को चेक कर सकता है। और इसी के साथ साथ अपने जो आपने एसन्स हैं, जो लिस्टिंग्स हैं, जो एसकेयूज हैं, उनको भी जो है वो अच्छे तरीके से क्लोजली जो है वो देखना है कि क्या इसमें हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की। हो सकता है अमेजोन की कोई पॉलिसी चेंज हो गई हो, हमने उसको नजरअंदाज कर दिया हो और हमने वैसे ही अपनी लिस्टिंग को रखा हो, ठीक है। हम अपनी प्रीवियस पॉलिसी को भी देखते हैं और प्रेजेंट पॉलिसी को भी देखते हैं, उस हिसाब से हम उसको चेक करते हैं।
उसके बाद यू नीड टू रीड ओवर द सस्पेंशन नोटिस केयरफुली टू आइडेंटिफाई विच रूल और रूल्स यू वायलेटेड, रेफरिंग टू Amazon's policies and agreements पेज एंड चेकिंग योर सेलर सेंट्रल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। इसी के साथ साथ जो हमें नोटिफिकेशन या जो ईमेल हमें Amazon की तरफ से मिली है सस्पेंशन के हवाले से, उसको अच्छे तरीके से रीड करना, उसमें से आइडेंटिफाई करना कि कौन सा रूल है या कौन सी ऐसी चीज है जिसको हमने वायलेट किया है, जो Amazon की पॉलिसी को रेफर करता है या उसके एग्रीमेंट पेज को रेफर करता है। इसी के साथ साथ अपनी सेलर परफॉर्मेंस, सेंट्रल परफॉर्मेंस की रेटिंग और मैट्रिक्स को भी चेक करना, ताकि हमें ये पता चल सके कि क्या किधर गलती हुई। इफ यू रिक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन योर सस्पेंशन एंड स्टिल हैव एक्सेस टू सपोर्ट, कंसीडर ओपनिंग अ टिकट टू क्लैरिफाई। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा या आपको मजीद क्लैरिफिकेशन की या इंफॉर्मेशन की जरूरत है और आप अभी भी सपोर्ट सेंटर को एक्सेस कर सकते हैं, इट मींस कि आप अपना Amazon अकाउंट ओपन करते हैं, वहां पे आप सपोर्ट, Amazon सपोर्ट से राब्ता कर सकते हैं। तो वहां पे आप अपना एक जो है वो टिकट का मतलब ये है कि आप वहां उनके साथ जो है वो एक क्वेरी अपनी ओपन कर सकते हैं, उनसे एक मैसेजिंग कन्वर्सेशन ओपन कर सकते हैं कि जिससे आप उनसे इस चीज की क्लैरिफिकेशन ले सकें कि आपको जो चीज समझ नहीं आ रही उसके हवाले से। अच्छा, अब दूसरी, इन योर अपील आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर सस्पेंशन। अपनी अपील में आपने रीजंस जो हैं उसको जो सस्पेंशन के रीजन हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये चीज एक हो गई। दूसरी चीज है आपने उस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। डू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्नॉलेज द हार्म डन टू द कस्टमर। आप इस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और इस चीज को एक्नॉलेज करेंगे कि जी हमसे ये, मुझसे ये गलती हुई या हमसे ये गलती हुई, और जो नुकसान कस्टमर का हुआ है हम इसकी भरपाई करते हैं। ठीक है, हम इसकी रिफंड की सूरत में भरपाई करते हैं या हम इसको कूपन की सूरत में भरपाई करते हैं, जो भी चीज। Do tell Amazon you are committed to providing awesome customer service and you realize it is a privilege to sell on their site. और इस चीज का भी Amazon से कमिट करें Amazon से कि आप एक अच्छी कस्टमर सर्विस जो है वो प्रोवाइड करेंगे, और ये भी कि आप उनकी जो मार्केट है वहां पर बेच रहे हैं, जो इस चीज की आपको रियलाइजेशन है कि आप वहां पर बिजनेस कर रहे हैं, Amazon के लिए भी ये बेहतर है और आपके लिए भी ये बेहतर है। डोंट क्रिटिसाइज Amazon's प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोसेस। और इस हवाले से भी कि आपने Amazon के प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोसेस, Amazon एक प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो चेक करता है कि क्या ये प्रोडक्ट हर लिहाज से ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपने इंश्योर करना है कि आप Amazon की किसी पॉलिसी या Amazon के किसी प्रोसेस पे आप जो है वो उंगली ना उठाएं, उस पर क्रिटिसाइज ना करें कि जी आप जो eBay पे तो जो है हम इतना नहीं करते, आप जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब इस तरह की कोई क्रिटिसाइजेशन नहीं करनी, उनकी पॉलिसी है अपनी। तो इस चीज को जो है वो मैनेज करके रखना है। To increase your chances of a successful appeal, your plan of action should be thorough and based on your internal account findings. अगर आप ये चांसेस बढ़ाना चाहते हैं कि आपकी अपील जो है वो मानी जाए, आपको अपना प्लान ऑफ एक्शन जो है वो एक तो थॉरो रखना होगा। ठीक है, और आपके जो अकाउंट है उसके हिसाब से, जो आपने अपने अकाउंट्स में इस चीज को पाया है कि कहाँ गलती है, उस हिसाब से आपने इसको रखना होगा। और ऑब्वियसली जो आपके पास ईमेल या इंफॉर्मेशन आई थी, नोटिफिकेशन आया था Amazon को, उसकी तरफ से, this is a really important part of your appeal. Remember, if the investigators ask for more information, your appeal will be delayed and time is money. तो आपको जो है वो बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो भी साइड पर रखनी पड़ती है जो आप अपील में नहीं लिख रहे, लेकिन वो भी एक अपील का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि आपने थॉरो रखना है अपनी अपील को। ठीक है, तो कुछ मेन चीजें आप उसमें रख सकते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आप अलग से अपने पास रखेंगे, ताकि अगर वो आपसे दोबारा इसके हवाले से कोई मजीद इंफॉर्मेशन मांगे तो आप वो अपने दोबारा उनको वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप वो दोबारा इंफॉर्मेशन जल्द अज जल्द नहीं दे सकते तो आपकी अपील डिले होगी ऑब्वियसली, और जब डिले होगी तो आपका टाइम जाया होगा, और टाइम जाया होगा तो पैसा जाया होगा। क्यों? क्योंकि आपका अकाउंट सस्पेंड है, आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे। Your plan of action should identify the reasons that buyers complained about the quality of your products and contain solutions as to why it won't happen again. तो आपके जो प्लान ऑफ एक्शन है उसमें आपने ऑब्वियसली ये रीजन जो है इसको भी आइडेंटिफाई करना है कि क्या रीजन थी कि कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से कंप्लेन की। ठीक है, और इस चीज को भी आपने तैयार रखना है कि इसका क्या सॉल्यूशन है, हम इसको क्या करें और क्यों ये आगे से दोबारा आप नहीं करेंगे, या आपसे ये दोबारा नहीं गलती होगी। प्रोडक्ट क्वालिटी की जो कंप्लेन थी उसकी क्या रीजन थी, इस चीज को तस्लीम भी करें, इसको बताएं भी कि क्या रीजन थी,
क्या वो ड्यूरिंग द शिपमेंट हुआ, क्या वो सप्लायर के एंड से हुआ, ठीक है, क्या जो आपका स्टाफ है या आपसे वो गलती से डिलीवर हो गया, ठीक है, इस चीज को भी इंश्योर करना है। और इसके साथ साथ ये भी बताना है कि हम इस चीज को तस्लीम करते हैं, लेकिन आगे से ये क्यों नहीं होगा और हम क्या ऐसे जो है वो स्टेप्स चूज करेंगे, ऐसे स्टेप्स पर चलेंगे कि जिसकी वजह से ये मसला दोबारा पेश ना हो, ठीक है, हमने इस चीज को भी इंश्योर करना है। For example, if you are a seller who has been suspended for shipping reasons, you may wish to include that you are moving to FBA to solve the issue. तो मिसाल के तौर पे अगर आपका अकाउंट इस वजह से सस्पेंड हुआ है कि आप शिपिंग टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं, ऑर्डर डिफेक्ट रेट आ रहा है, गलत आइटम आप भेज रहे हैं, तो आप एक तो इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे और दूसरा आप ये कहेंगे कि मैं जी एफबीए पर मूव कर जाता हूं अपनी इस लिस्टिंग पर, ताकि मुझे शिपिंग के इश्यूज ना आए, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे शिपिंग के इश्यूज हैं, मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है शिपमेंट करवाने के लिए, वगैरह वगैरह जो भी चीज है, ठीक है। Once you are ready to submit your appeal, visit the performance notification section within Seller Center, find your suspension notice and click the appeal button, then submit your plan of action. तो जब आपने अपना जो प्लान ऑफ एक्शन है वो क्रिएट कर लिया है और आप रेडी हैं कि आप एक अपील जो है वो सबमिट कर सके अमेज़न को, आपने क्या करना है, अपने परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाना है जहां पे आपको ये नोटिफिकेशन आया था कि आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड किया गया है या आपकी सेलर प्रिविलेजेस जो है वो बंद की गई हैं, रिमूव की गई हैं। वहां से जो आपको सस्पेंशन नोटिस ढूंढना है, वहां पर जब आप उस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे उस सस्पेंशन नोटिस को, वहां पे एक अपील का बटन होता है, आपने उस अपील के बटन पे क्लिक करना है और वहां पे आपने अपना जो प्लान ऑफ एक्शन है उसको वहां पे टाइप करना है या अपलोड करना है और उसको सबमिट कर देना है। देन कम्स द वेट, और इसके बाद जो है आपने इंतजार करना है। तो फिलहाल आईडी सस्पेंशन मैंने आपको बहुत डिटेल में बहुत ज्यादा डिटेल में जो है मैंने आपको बताया कि किस तरह जो है वो आईडी सस्पेंशन को हम रोक सकते हैं। अभी मेरे पास कोई लाइव एग्जांपल नहीं है आईडी सस्पेंशन की, लेकिन इन फ्यूचर अगर मेरे पास कोई लाइव एग्जांपल आती है आईडी सस्पेंशन की कि क्या आईडी सस्पेंशन की रीजन थी और उसको कैसे सॉल्व किया गया, तो वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। बट फॉर द टाइम बिंग मैंने आप लोगों को ये चीज बता दी है, और इसको मजीद ऑब्वियसली ये जो स्लाइड्स हैं ये भी मैं आपको दूंगा, इसको आपने थॉरोली स्टडी भी करना है ताकि आपको रीजंस और इन चीजों को आप ज़हन नशीन कर सकें। तो फिलहाल के लिए इतना। अब मैं जो है वो क्वेश्चंस आपसे लूंगा, Q&A का सेशन हम करेंगे। तो क्वेश्चंस में अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो अपना हैंड रेज करें। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपने क्वेश्चन जो है वो टाइप किए होंगे, लिखे होंगे अपनी नोटबुक पे, और आप जो है वो मुझसे क्वेश्चन करें तो मैं आपको उसका आंसर करता हूँ। अगर कोई पार्ट समझ नहीं आया तो वो भी आप पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीवन? आप हैंड रेज करें या चैट में मुझे मैसेज बता दें, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। जी अब्दुल रऊफ। वालेकुम सलाम। जी अब्दुल। जी सर आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए। सर ये आपने ना बताया, ये आपने दो बताए थे, सस्पेंशन और डिनाइड और बैन। जी सर 3 है। सस्पेंशन तो चलो हो गया, कुछ अर्से के लिए मुअत्तल हो गया, जी 3 है सर। सर जो डिनाई है ना सर, इसका नहीं थोड़ा सा मुझे पता चला, अगर आपका अकाउंट मुअत्तल हुआ तो उसका सबसे पहले जो आपका अकाउंट की सस्पेंशन आती है आपके पास, अगर सेलर ने कोई गलती की, कोई किसी भी वजह से अकाउंट जब सस्पेंड हुआ तो उसकी आपको नोटिफिकेशन भी आएगा और ईमेल भी आएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपने ऑब्वियसली उस चीज को स्टडी किया, देखा कि कहाँ पे हमारी गलती है, आपने एक प्लान ऑफ एक्शन जो है उसको बनाया, ठीक है, तैयार किया। प्लान ऑफ एक्शन आपने अपील के थ्रू सबमिट कर दिया अमेज़न को, और आपका वो प्लान ऑफ एक्शन अमेज़न ने अप्रूव नहीं किया, उसने उसको माना नहीं। उसने कहा कि जी आपने जो प्लान ऑफ एक्शन दिया है उस वो इतना ठोस नहीं है,
ठीक है, उस पर अमल करके हम आपके सस्पेंशन को जो है वो दोबारा जो है आपका अकाउंट रीइंस्टेट नहीं कर सकते, तो वो आपकी अपील को डिनाई कर देते हैं, ठीक है, रिजेक्ट कर देते हैं। जब आपकी अपील रिजेक्ट हो जाती है तो आपका अकाउंट स्टेटस डिनाई में चला जाता है, ठीक है। तो फिर वो अमेज़न ये कहता है कि आप अपने प्लान ऑफ एक्शन को रिवाइज करें, मतलब इसको दोबारा से चेक करें कि कहाँ आपकी गलती है, और एक अच्छा और पुख्ता हमें प्लान ऑफ एक्शन दोबारा सबमिट करें, ठीक है। और जब ज्यादा दफा आप 2 से 4 दफा अपील्स देते हैं लेकिन अमेज़न उनको डिनाई कर देता है, तो तब आपका अकाउंट जो है वो बैन में चला जाता है, ठीक है। कि अमेज़न ने अपने आपके जो 2-3 तरीके हैं उसको नहीं माना और आपका अकाउंट बैन कर दिया। और फिर जब बैन हो जाता है, ये वर्स्ट स्टेज है। कई अकाउंट्स इसमें उभर आते हैं और कई अकाउंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, जिनमें महीनों लग जाते हैं। जी, ये मिनिमम टाइम कितना होता है? मिनिमम टाइम का इसमें ये डिपेंड करता है कि किस तरह की सस्पेंशन आई है, ठीक है। अगर तो कोई इस तरह की सस्पेंशन है कि जिसमें आपने अपने प्रोडक्ट को एफबीए करना है, तो जब तक आप उसको एफबीए करेंगे, आपके प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में नहीं पहुंचेंगे, आपका अकाउंट ओपन नहीं हो पाएगा, ठीक है। या अगर किसी कस्टमर ने क्लेम किया है, जब तक आप उस कस्टमर को आप उसको अग्री नहीं कर पाते, या आप उस चीज का प्लान ऑफ एक्शन नहीं दे पाते कि हम कस्टमर को इस हवाले से जो है वो रिबेट दे देते हैं, रिफंड दे देते हैं, ठीक है, तब तक हो सकता है आपका अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट ना हो। बाजुकात 1-2 दिन में भी रीइंस्टेट हो जाता है, बाजुकात हफ्ते भी लग जाते हैं, और बाजुकात महीने भी लग, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। अकाउंट जब सस्पेंशन में चला जाता है तो सेलर की सबसे ज्यादा मुश्किल सेलर के लिए ये होती है कि वो बेच नहीं पाता, ठीक है। और जब बेच नहीं पाएगा, उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो सेलर उस पर पैसा लगाने के लिए भी राजी होता है कि मैं पैसा किसी तरीके से लगाकर अपने इस अकाउंट को रीइंस्टेट करवाऊं। और इसके लिए सिर्फ एक आईडी जो है रीइंस्टेट है, इसकी सर्विसेज भी बहुत महंगी बिकती है। मैं आपको इसकी इंशाल्लाह मिसाल भी दिखाऊंगा कि अमेज़न की आईडी जो सस्पेंड होते हैं, इसके लिए लोग बहुत ज्यादा पैसा वसूल भी करते हैं ताकि वो उनका अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट करवा सके। अगर इस चीज को बंदा अच्छे से समझ जाता है तो बड़ी अच्छी अर्निंग हो सकती है इससे। सर वो चलो ठीक हो गया, देखिए, ये ये तो सर हम कंडीशंस, जी जी, एक नहीं बोलो। आप कहीं सर नहीं नहीं, बोलिए, वो आप कहीं एक और बोलिए। सवाल था, मैं उसका रिप्लाई करने लगा था, लेकिन आपका सवाल है, पहले आप चलो कर सर लें, मैं फिर उसका। पहले पहले करते हैं, उनको करते हैं पहले। अच्छा मरियम, कौन सी कंडीशंस हैं, ये तो मैं अब सब बता चुका हूँ आपको। यही तो हमारा आज का सेशन था कि जिसमें हमने कंडीशंस देखी कि जिसकी वजह से अकाउंट जो है वो बैन होता है और अपील डिनाइड। अब ये तो ऑब्वियसली मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको जिस किस्म की इशू आया, आपने उस हवाले से अपना प्लान ऑफ एक्शन डिस्क्राइब किया, ठीक है। लेकिन अमेज़न ने आपका प्लान ऑफ एक्शन अप्रूव नहीं किया, उसने कहा कि नहीं, आपका प्लान ऑफ एक्शन जो है वो आपकी इस चीज की भरपाई नहीं करता, आप इसको रिवाइज करें, ठीक है। तो वो अपील डिनाई हो जाएगी आपकी। जब अमेज़न ने उस चीज को नहीं माना तो अपील डिनाई होगी, ठीक है। अब वो रीजंस ऑब्वियसली ये डिफरेंट हिसाब से डिफरेंट है। मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है, कुछ ही वक्त में इंशाल्लाह। जी, अब अब्दुल बोले। जी सर, मेरा ये दूसरा ये क्वेश्चन है कि हम एट अ टाइम एक टाइम में हम यूए में और इंडिया में दोनों में अपना अकाउंट यानी कि अलग अलग सेपरेट बना के उधर से काम कर सकते हैं, दोनों जगह पे एक ही अमेजन अकाउंट। जी जी, कर सकते हैं। और फिर हम अपने एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट के साथ लिंक कर देंगे, ठीक है। लेकिन उन दोनों की, ठीक है। जी, उन दोनों की लिस्टिंग्स अलग अलग होंगी, ठीक है। उन दोनों के सेलर सेंट्रल अलग होंगे, लेकिन वो एक ही जगह से आप उनको एक्सेस कर सकेंगे। सर लिस्टिंग मीन के अभी आप प्रोडक्ट, जो सी मर्जी प्रोडक्ट यानी कि जो सी मर्जी सेल कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट पर ना हो सकती इसमें। नहीं एक प्रोडक्ट नहीं, ये तो कई सारे मल्टीपल प्रोडक्ट जो हैं वो आप डिफरेंट मार्केट्स में सेल कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट मार्केट्स की डिफरेंट पॉलिसीज भी होती हैं, जी ठीक है। तो उस हिसाब से, अब जैसे इंडिया में जो है वो दिवाली और इस तरह के जो ओकेशंस भी आते हैं और यहाँ पे सेल्स चल रही हैं, तो उस हिसाब से उनकी पॉलिसी डिफरेंट होती है। लेकिन यूएई में पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं। तो इन चीजों को हमने अबाइड बाय करना होता है, हमने देखना होता है कि हम जिस मार्केट में बेच रहे हैं उसकी पॉलिसी क्या है, ठीक सर है। इसका मतलब है कि जो इनकी ये पॉलिसी है, जिसकी पॉलिसी है, जिनकी भी है, जिस मर्जी कंट्री की है, ये यानी कि वो चीज़ एक ना जेन में रखनी पड़ती है, तो फिर ये बिल्कुल काम कर सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें लोग बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं, लेकिन बिल्कुल इनके रूल्स को अबाइड करके, ठीक है। आप इनके रूल्स को इग्नोर नहीं कर सकते।
क्योंकि आप जितना भी कोशिश कर लें, कुछ ना कुछ ऐसी जगह हो जाती है रीजन कि आप थोड़ी सी सांस लेते हैं और उसकी वजह से जो है वो कोई ऐसी वजह बन जाती है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए या आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाए। तो इसलिए जो सेलर्स होते हैं वो इतना रिस्क नहीं लेते। वो कहते हैं कि जहां पे मैंने अपना $50,000 खर्च किया है, वहां पे महीने का मैं $1,000 एक वीए को, वर्चुअल असिस्टेंट को दे के उसको हायर क्यों ना कर लूं कि वो डेली बेसिस पे मेरे स्टार्स को परफॉर्म करे। ठीक है, इसीलिए वो वीएस हायर करते हैं। ठीक है, कि वो अपना $50,000 $1,00,000 का जो बिजनेस होता है उसको ठीक तरीके से चलाने के लिए, ताकि उनका अकाउंट बैन ना हो। डिफरेंट जो है वो अब मार्केट्स में वो काम कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं फिर वो उन उन मार्केट्स के वीएस हायर कर लेते हैं या वहां से हायर कर लेते हैं जिनको उनका नॉलेज है। जी जी। तो सर ये मैं कह रहा था, एक और मैं कह रहा था, अगर खुदा ना खास्ता हमारी कोई प्रोडक्ट हमने वो एफ डी किया हुआ, उनका एफ डी किया हम्म हुआ है, ऐसे कोई भी कहती है, तो हमने अपनी प्रोडक्ट उधर भेज दी अमेजोन वालों को, वो सेल नहीं हम्म हो रही, 3-4 मंथ हो गए हैं, यानी कि हम्म अब मेरा दिल करता है यार उधर से वापस ही मंगवा लो। सेल तो हम्म होती हम्म है, चलो जो अब मैं अपने तौर पर वैसे ही सेल कर देता हूँ, किसी को हम्म किसी को हम्म। परचेज कर देता हूँ, तो क्या हम आया ऐसा कर सकते हैं? जी, हम ऐसा कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम एफडीए की जो इन्वेंट्री है उसको एफडीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है लिक्विफाई, कि हम अमेजोन को कहते हैं कि अमेजोन ही हमसे वो स्टॉक परचेज कर ले, लेकिन वो अमेजोन बहुत ही कम पैसों में उस स्टॉक को परचेज करता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कितना अरसा हो गया हमारा जो स्टॉक है वो वहां पर पड़ा हुआ है। तो एक तो ऑप्शन ये होता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम अमेजोन को कहते हैं कि भाई हम इसको, आप हमें वापस कर दो, रिटर्न कर दो स्टॉक। ठीक है, तो हम उनसे स्टॉक रिटर्न ले लेते हैं, उसको एफबीएम कर लेते हैं, या हम उस लिस्टिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, कहीं और बेच देते हैं, या हम एफबीएम करके उसको मल्टीपल वेरिएंट्स में ऐड करके फिर सेल कर देते हैं। ठीक है, कोई इस तरह के कूपन्स में, डील्स में हम उसको सेल कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि हम उसको वापस मंगवाएं, हम उसको डिफरेंट डील्स में बेच सकते हैं, उनकी प्राइस कम करके बेच सकते हैं, फिर हम उन पे डिफरेंट डील्स में बाय वन गेट वन फ्री में बेच सकते हैं। इस तरह की जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हम उनको सेल कर सकते हैं, ताकि हमें कम से कम नुकसान हो। ठीक है, ये इस चीज को देखते हुए। अच्छा, साथ का सवाल है कि क्या हम एक जो है लिस्टिंग, उसको अगर एक मार्केट में लिस्ट करेंगे, क्या वो दूसरे में भी लिस्ट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें उसे बताना होगा कि हम इसको भी दूसरी उसमें लिस्ट करना चाहते हैं। हम उसको कॉपी पेस्ट तो लाजमी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम उसकी बताएंगे कि ये डिफरेंट मार्केट में है। ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट मार्केट है, वो डिफरेंट मार्केट, तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि डिफरेंट मार्केट है। हम उसको वहां से तो डुप्लीकेट या कॉपी करके अपनी दूसरी मार्केट में भी बता सकते हैं कि उसके साथ अटैच कर सकते हैं। सर एक स्लाइड थी, क्विक सेलर टिप्स टू प्रिवेंट एक्सपेंशन, यानी कि इसमें सर वो बताता है कि अमेजोन जो है वो अपनी डिस्क वो चेक करता है, और सर हम जो होते हैं उसे डेली वाइज को चेक करते हैं। क्या हमें हम्म। सर ये इनके लिए एक अलग अकाउंट पे होगा कि ईमेल उनकी आती है जो हमें वो चेक करने देती है, जो भी बिल होती है, नहीं, मैसेज होता है? हमारे उसी अकाउंट पे ही नोटिफिकेशन आता है अमेजोन की तरफ से कि आपको ये इशू आया है, या आपकी जो सेलर सेंट्रल की ऐप होती है उस पर भी ये नोटिफिकेशन आ जाता है, और आपका ईमेल, जिस ईमेल से आपने अमेजोन पर रजिस्टर्ड किया है, उस ईमेल पर भी एक मेल जो है वो आपको रिसीव हो जाती है, उस आईडी पर भी। जी सर। ठीक है, ये वजह है आपका जो है वो इशू आया, उसको फिर अच्छे से समझना, उसके ऊपर एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना। थोड़ा सा टाइम लग जाए प्लान ऑफ एक्शन तैयार करने में, इशू नहीं है, लेकिन अगर अपील डिनाई हो जाए तो फिर थोड़ा सा मसला, मतलब जितना ज्यादा वो रिजेक्शन अमेजोन करेगा, उतना ज्यादा आपका अकाउंट जो है वो डीपली डिग होता जाएगा। ठीक है, दफन होता जाएगा, फिर वो बैन की तरफ जब चला जाएगा तो बैन को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता सर एक आपकी स्लाइड नंबर 21 थी एक, है। जी उसमें जी, वो है एफबीए शुड क्लोज एंड अचीव, सर इसकी ना तो समझ नहीं मुझे लगी। मुझे समझ नहीं आई आपकी आवाज, मुझे हाँ सर ये वाली, बताएं। कुछ भी मैंने कहा मुझे इसकी ना कुछ समझ नहीं लगी इसकी स्लाइड की, किसकी? उस फाइनली दोबारा रिवर्स कर इन सब पॉइंट की। ये मैंने कहा आपने कौन सा पॉइंट बताया, मुझे इसकी समझ नहीं लगी, आप दोबारा बताइएगा। स्लाइड नंबर 21 में कौन सा था? सर ये एक फोर्थ एंड वाला सबसे बी वेयर, अच्छा। एंड वाला सर, हाँ ये वो बी, हाँ, हाँ इसका मतलब ये है कि कैसे जब बनाएंगे? आप, हाँ, इसका मतलब ये है कि जब आप अमेजोन पर बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो आप ज्यादा सस्ती चीज ढूंढते हैं। ठीक है,
कि आपको ज्यादा सस्ती चीज मिले और आप अमेजोन पर ज्यादा महंगी उसको प्रॉफिट में बेच सकें, तो इस चीज से भी जो है वो बचना होता है कि हम अगर सस्ती चीज ले रहे हैं इसको ये भी देखें कि क्या उसकी क्वालिटी ठीक है। ऐसा ना हो कि हम सस्ती तो ले लें लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। अमेजोन पर क्वालिटी गुड्स जो है वो उसके पैसे देते हैं लोग, क्योंकि बाकी मार्केट की निस्बत अमेजोन पर चीज महंगी होती है। अगर हम अली एक्सप्रेस को देखें और अमेजोन को देखें तो अमेजोन पर क्वालिटी मटेरियल होता है, ठीक है। अली एक्सप्रेस पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कोई जी सॉरी, इंटरनेट जो है डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, तो जब हम बल्क में कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं या कहीं ऐसी लिक्विडेशन आइटम्स परचेज़ कर रहे हैं, लिक्विडेशन में ये होता है जैसे आपने कहा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बिक नहीं रहा, आपकी सेल नहीं हो रही 3-4 महीने, तो आप उसको लिक्विडेट करेंगे, ठीक है। आप अमेज़न को कह देंगे कि उसको लिक्विडेट कर दे, तो लिक्विडेट में अमेज़न उसकी बहुत ही कम कीमत लगाएगा, ठीक है। तो लिक्विडेशन में जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, लिक्विडेशन ऐसा भी होता है कि किसी हम अमेज़न सेलर से ही परचेज़ कर लें वो चीज़, ठीक है। डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे लोग सेल कर रहे होते हैं कि उनका प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, उन्होंने अच्छे से उसकी रिसर्च करवाई, सारा कुछ करवाया लेकिन वो सेल नहीं हो पा रहा, वो इन्वेंटरी अपनी लिक्विडेट करना चाहता है। तो जब हम लिक्विडेट में उन प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं तो हम इस चीज़ को भी देखें कि अमेज़न जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे। इन सम केसेस, दूसरे केसेस में ये भी हो जाता है कि आप वो प्रोडक्ट तो आपने परचेज़ कर लिया बल्क में, लेकिन उस प्रोडक्ट के हवाले से आपको क्लेम्स बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस हवाले से आपने अपने अमेज़न जो है वो इस चीज़ को अच्छे से नहीं लेता कि आपके प्रोडक्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा क्लेम्स आने लग जाएँ। एक तो चीज़ चीज़ होती है कि आपने 1000 क्वांटिटी रखी, उसमें से कोई 5, 7 या 10 क्लेम आ गए क्वालिटी के हवाले से, ठीक है। लेकिन आपका हर दूसरा प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी के हवाले से इश्यू आ जाए तो अमेज़न इसको लाइटली नहीं लेता, वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। फिर आपको उनको रीज़न बतानी पड़ती है, आप एक्सेप्ट करते हैं, आप कहते हैं जी सप्लायर की तरफ से ये इश्यू आया, उसने मुझे काउंटरफीट गुड्स भेजे, गलत भेजे, ठीक है। जो मैंने सैंपल देखा था वो ठीक था, लेकिन जो इसने गुड्स भेजे वो गलत थे। मतलब इस तरह की आप उनसे बात कर सकते हैं। ये इस हवाले से था। इज़ इट क्लियर अब्दुल रऊफ? ये जो अकाउंट इस अकाउंट में रहने के साथ एफबीएम पे ज़्यादा नहीं फिर मसले मसाइल होंगे, क्योंकि वो तो अपना कर रहे होते हैं। जी, एफबीएम पे ज़्यादा मसले होते हैं। दरवाज़ा एफबीएम पे ज़्यादा मसले होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि एफबीएम में सारी ज़िम्मेदारी सेलर की होती है, मर्चेंट की होती है। एफबीए में सेलर की होती है फिर। जो हमारी तकरीबन 70 टू 80% जो हमारी ज़िम्मेदारी है वो अमेज़न के ऊपर शिफ्ट हो जाती है और इसी चीज़ के अमेज़न हमसे पैसे लेता है। लेकिन एफबीए में भी कई सारी ऐसी बातें होती हैं जिसकी वज़ह से जो है वो आ जाती हैं, उसको भी हमने डिस्कस किया है आज। एफबीएम में ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। यही रीज़न है कि लोग ज़्यादा एफबीएम को नहीं पसंद करते। जी, क्लियर ट्रांसपोर्ट हो में गया रहने आपको? को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एफबीएम के एफबीएम। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सर आप किसको प्रेफर ज़्यादा करते हैं, एफबीए के एफबीएम? देखिए ये डिपेंड करता है एफबीए के कि एफबीएम। आप किस तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो उसका साइज़ ज़्यादा है, ठीक है, तो आप उसको एफबीएम ही रखेंगे। उसका वज़न भी ज़्यादा है और उसका साइज़ भी ज़्यादा है। उसकी रीज़न क्या है कि जो स्मॉल आइटम होता है, जब हम उसको अमेज़न के वेयरहाउस में भेजते हैं, उसकी स्टोरेज फ़ी कम होती है, उसपे प्रॉफ़िट ज़्यादा होता है। लेकिन जो हमारा लार्ज साइज़ कोई प्रोडक्ट है, जो स्पेस ज़्यादा लेता है या जिसका वज़न ज़्यादा है, उसको हम जब अमेज़न के वेयरहाउस में स्टोर करते हैं, उसकी हमें फ़ी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और जो महँगा प्रोडक्ट होता है, उसकी सेल जो सस्ते प्रोडक्ट से बहुत कम होती है। मतलब अगर एक सस्ता प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 20 या $30 है, वो हो सकता है कि महीने में 1000 या 500 सेल हो जाए उसकी। लेकिन जो महँगा प्रोडक्ट होगा, हो सकता है महीने में उसके 10 प्रोडक्ट भी सेल ना हो, ठीक है? तो फिर अगर कोई इस तरह का प्रोडक्ट है, हम उसको एफबीएम ही करेंगे, ठीक है? ताकि उसका हमें कोई
स्टोरेज फी अमेजोन को पे ना करनी पड़े। उसकी स्टोरेज फी भी साइज के हिसाब से अमेजोन कैलकुलेट करता है कि कितना साइज ये हमारे वेयर हाउस में ये चीज जगह लेगी, ठीक है, उस हिसाब से वो कैलकुलेट करता है। इसका हम आगे एक फॉर्मूला भी देखेंगे जिस तरह हम इसके जो है वो स्टोरेज फी को कैलकुलेट करते हैं ये सारी चीजों को, तो उस हिसाब से हमें काफी आइडिया हो जाता है कि अब हम अमेजोन एफबीए और एफबीएम ये दोनों सूरतें भी कल देखेंगे कि किस सूरत में एफबीए करना चाहिए, किस सूरत में एफबीएम करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। जी, और कोई क्वेश्चन? अनिला, एलएमएस का ना मैंने क्रिएट किया था एक लेक्चर, तो वो मैं ढूंढ के ना मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, तो उससे आपको समझ लग जाएगा कि कैसे आपने एलएमएस को यूज करना है, ठीक है। मैं अभी आज ही शेयर कर देता हूँ उसको कि आपने कैसे यूज करना है एलएमएस और कहाँ पे एक्टिविटी शो होती है, ये सब कुछ मैं आज ही शेयर कर देता हूँ आपको। चलें ठीक है, अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हो गए हैं तो इंशाल्लाह कल जो है मिलते हैं, हम आज का सेशन जो है वो एंड करते हैं। कोई क्वेश्चंस अगर रह गए हों तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा।